हाय एवरीवन, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू आफ्टर बुक्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमने चूज किया है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट He2? नाउ हमें पता है He क्या है, हीलियम, और हीलियम क्या है, एक नोबल गैस। एंड वी नो नोबल गैसेस क्या होती हैं, इनर्ट, और कैसे एग्जिस्ट करती हैं, इन मोनोएटॉमिक फॉर्म। मोनोटॉमिक मतलब अकेले अकेले एग्जिस्ट करती हैं। हमने कभी भी He2 यहाँ पे नहीं सुना। अब He2 क्यों नहीं बनता ये हम देख लेते हैं। नाउ सी, हम मान लेते हैं कि हमने He2 फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। अब 2 हीलियम एटम्स हमने लिए, इस हीलियम एटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस हीलियम एटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब ये इन फेज और आउट ऑफ फेज इनकी ओवरलैपिंग होगी तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के ऑर्बिटल्स बनेंगे। फर्स्ट बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड अदर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। और क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी कम है तो पहले फिलिंग किसकी होगी, बॉन्डिंग ऑर्बिटल की। अब हमने टोटल में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल करने हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल कर दिए। अब अगर हम यहाँ से He2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो अब यहाँ से क्या है, हाफ इंटू बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो 2 माइनस 2 हो गया 0, मीन्स इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आ गया 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब है कि हीलियम और हीलियम में कोई भी बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब He2 हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी, दैट इज इट्स फॉर्मेशन इज थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल। Coming to the next question, which of the following is incorrect pair of bond order? तो हमने यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। इससे पहले हम कुछ यहाँ पे सीख लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक ट्रिक डिस्कस करेंगे टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, और यहीं पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो ट्रिक है वो ये सारे केसेस में वैलिड नहीं है, बट फॉर्चुनेटली ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करना चाहते हैं इसके लिए ये वैलिड है। सी, एक बहुत ही कॉमन मॉलिक्यूल है N2, जिसमें हम सबको पता है कि N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, दैट इज N2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स तो 2 नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब ट्रिक क्या है, जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 बाय 1 डिक्रीज होंगे या 1 बाय 1 इंक्रीज होंगे, हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0.5 से डिक्रीज होता जाएगा। अगर अब हम किसी ऐसे स्पीशीज की बात कर रहे हैं जिसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो होगा क्या, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज करता जाएगा। अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स के केस में 3 था बॉन्ड ऑर्डर, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स के केस में हो जाएगा 2.5, देन 2, देन 1.5 एंड देन 1। सिमिलर इज द केस अगर हमारे पास ऊपर को भी इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो रहे हैं, जैसे अगर यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन्स होते या 12 होते या 11 होते या 10 होते, तो यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर ऊपर को जाते टाइम भी 0.5 से रिड्यूस होता जाएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5, इसका 2, देन 1.5 एंड देन 1, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जिस स्पीशीज में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3, और उसके बाद ऊपर और नीचे जाते टाइम बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज होता जाएगा। बात करते हैं अगर O2 पॉजिटिव की, यहाँ पे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 ऑक्सीजन पे हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स।
बट इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया और ये हमारे पास रह गए 15 इलेक्ट्रॉन्स। अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 था उसमें इलेक्ट्रॉन्स 14 थे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स 15 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा ना ट्रिक के अकॉर्डिंग। इसीलिए ये वाला जो पेयर है फर्स्ट ऑप्शन, ये तो करेक्टली मैच्ड है। अब हम देखते हैं O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव में सेम, O2 के ऊपर तो 16 इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल है तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये टोटल हो गए 17 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स थे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 था, 15 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 2, 17 इलेक्ट्रॉन्स थे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए था, 1.5। इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग हो गया। अब हम बात करते हैं He2 पॉजिटिव के बॉन्ड ऑर्डर की। नाउ सी He2 पॉजिटिव में हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 हीलियम एटम्स हैं हमारे पास, एक हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 हीलियम एटम्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस इसमें से हमने 2 कर दिया जो इसके ऊपर ये चार्ज है, हमारे पास बाकी बचे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम इसकी फिलिंग करें टोटल में, अब इन दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म होगा और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म होगा, क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी, तो पहले फिलिंग किसकी होगी, बॉन्डिंग ऑर्बिटल की, और बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैन ऑलरेडी कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही ये डालने हैं ना इसने किसी ऑर्बिट्स में, और वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आ गए, तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो हमारे पास खाली है। अगर हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पुट करें तो वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, कितने हैं 2, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, कितने हैं 0। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी 1। तो ये जो ऑप्शन है हमारे पास दिस इज करेक्ट और ये ऑप्शन रॉन्ग। सिमिलरली ये ऑप्शन हमने अभी देखा करेक्ट थी और ये ऑप्शन रॉन्ग थी। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। of unpaired electrons in oxygen atom and O2 is, बात करते हैं ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल्स की। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ पे ये कैसे अरेंज होते हैं ये हम देख लेते हैं। जाएंगे तो ये भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में, बट यहाँ पे होगा क्या, 2pz लोएस्ट एनर्जी, उससे ज्यादा एनर्जी 2px और 2py, उससे ज्यादा एनर्जी 2px 2py के एंटी बॉन्डिंग की और सबसे ज्यादा एनर्जी 2pz ऑर्बिटल की। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं टोटल में 8, 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ फिल करने हैं। तो कैसे फिलिंग होगी, लोएस्ट लेवल से स्टार्ट होगी फिलिंग, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे हमने ये 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए और यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि O2 के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर आ गया, जब ऑक्सीजन एटम था तब भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे और जब O2 दैट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तब भी 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां से हमारे पास आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कमिंग टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहाँ पे हमें कुछ कंपाउंड्स दिए हैं और हमें बताना है कि उनमें से कौन सा कोवेलेंट है और कौन सा आयनिक है। तो सिंपल सा यहाँ पे फंडा ये है कि अगर हमारे पास किसी नॉन मेटल और नॉन मेटल में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो वो बॉन्ड होगा कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर किसी मेटल
और नॉन मेटल में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो वो होगा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे NaCl दैट इज टेबल सॉल्ट। अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑप्शन में NaCl में जो सोडियम है दैट इज मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, ठीक है, सल्फर नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल। ठीक है, तो NaCl तो आयनिक है, ये बात तो ठीक है, बट SO2 में दोनों ही नॉन मेटल है तो वो बॉन्ड तो आयनिक नहीं हो सकता ना, वो बॉन्ड तो कोवेलेंट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया हमारा इनकरेक्ट। फिर आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। अब CS2 और CaH2 में देख लेते हैं। जो कार्बन है नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, कैल्शियम मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, तो दोनों तो कोवेलेंट नहीं हो सकते बिकॉज जो CaH2 है वो तो आयनिक हो गया, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट। इन थर्ड ऑप्शन Ca इज मेटल, H इज नॉन मेटल, ठीक है, और S नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, तो फिर से यहाँ पे हमें दो कॉन्ट्रैरी चीजों को एक साथ कंबाइन करके दिया है, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। आते हैं हम फोर्थ ऑप्शन पे। है वो मेटल है, जो Cl है वो नॉन मेटल, सिमिलरली CaH2 में क्या है, कैल्शियम मेटल, H2 नॉन मेटल, तो ये दोनों जब हमारे पास मेटल और नॉन मेटल में कोई भी बॉन्ड बनता है तो वो कैसा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। How many types of PCl bonds are present in PCl5? तो PCl5 का हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसको हम 3D में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट 2D में हमें इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे वी हैव अ फॉस्फोरस इन सेंटर, ठीक है, तो 3 क्लोरीन्स एक प्लेन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस, और जो 2 क्लोरीन्स हैं वो हमारे पास एक्सियल पोजीशंस पे प्रेजेंट होंगे, और इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे अब कितने तरह के PCl बॉन्ड्स हैं, 2 तरह के PCl बॉन्ड्स हुए ना, कैसे हुए 2 तरह के PCl बॉन्ड्स, एक है इक्वेटोरियल और एक है एक्सियल। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, शेप ऑफ ClF3 हमने बतानी है। जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा सेंट्रल एलिमेंट है उसे देखेंगे, फिर उसकी वैलेंसी देखेंगे, फिर देखेंगे ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है। ठीक, जब हमने इतना देख लिया फिर हमने क्या करना है, जो भी हमारा सेंट्रल एलिमेंट है उसकी वैलेंसी को हमने किसी तरह सेटिस्फाई करना है, चाहे बॉन्ड पेयर से करें चाहे लोन पेयर से करें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फ्लोरीन है वो तो हमारे पास सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, एक फ्लोरीन एक ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक, तो अब यहाँ क्या होगा, सी 3 फ्लोरीन ने 3 बॉन्ड्स बनाए तो क्लोरीन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई होगी क्योंकि बॉन्ड तो उसने क्लोरीन के साथ ही बनाए है ना, बट टोटल क्लोरीन की वैलेंसी थी कितनी, 7। अभी फ्लोरीन के साथ लग के सेटिस्फाई कितनी हुई है, 3, तो बची कितनी, 4, मतलब अभी 4 वैलेंसीज उसकी अनसेटिस्फाइड हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि उसके ऊपर अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जिसको हम इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर शो कर सकते हैं। तो अगर हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर में शो करना है तो कितने लोन पेयर बने, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 लोन पेयर में ही तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे जो कि फ्लोरीन क्लोरीन के साथ बनाएंगे, ठीक, और 2 लोन पेयर्स होंगे, और जब 3 + 2 टोटल 5 जब हमारे पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर आ जाएं तो हमारे पास ज्योमेट्री कौन सी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में हमारे पास जब भी हम लोन पेयर पुट करना चाहते हैं तो वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहना चाहेंगे, ना कि एक्सियल पोजीशन पे, टू मिनिमाइज द स्ट्रेन। दिस इज अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ये सारी हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस, ये दोनों हैं एक्सियल पोजीशंस। ठीक है, अब लोन पेयर जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहना पसंद करता है क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन में उसको मिनिमम स्ट्रेन मिलता है। ठीक, अब हमने 2 लोन पेयर ड्रॉ करने हैं और दोनों के दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और बाकी जितनी भी हमारे पास पोजीशंस बचेंगी वहां पे हमने एक एक फ्लोरीन शो कर देना है। तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन गया, सेंटर में क्लोरीन, 2 लोन पेयर शो करने हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, कोई सी भी 2 इक्वेटोरियल पोजीशन हमने चूज कर ली,
से मैंने ये 2 इक्वेटोरियल पोजीशंस चूज कर ली लोन पेयर्स लगाने के लिए। ठीक है, अब बचे 3 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे और 1 फ्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे। बन तो गई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, बट इसकी शेप कैसी बनेगी? जब भी हम शेप देखते हैं किसी मॉलिक्यूल की, तब हम उसके लोन पेयर्स को निग्लेक्ट करते हैं, उसके लोन पेयर्स को हम वहां पे नहीं देखते। तो अगर यहां से हम लोन पेयर्स को छुपा लेते हैं तो हमारे पास कैसी शेप आ रही है? टी बन रहा है। तो शेप कैसी हुई ClF3 की? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज टी शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 7, द कंपाउंड्स विच कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड आर। ओके, अब वी नो के मेटल, Cl नॉन मेटल, टूटेगा भी कैसे? K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, मतलब इसके बीच में कैसा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। सिमिलरली पहले ऑप्शन नंबर 4 दैट इज CH4 की बात कर लेते हैं। कार्बन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, नॉन मेटल में कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। अब KCN पे आते हैं हम। KCN की अगर बात करें तो ये टूटेगा इन K पॉजिटिव Cn नेगेटिव, क्योंकि K मेटल था और Cn नेगेटिव, दोनों नॉन मेटल से ही बना है, तो एक मेटल नॉन मेटल में बॉन्ड कैसा बना? आयनिक बॉन्ड बना। अब जो C और N में आपस में बॉन्ड है वो कैसा होगा? कार्बन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, और नॉन मेटल में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो KCN में हम क्या देख रहे हैं कि एक आयनिक बॉन्ड भी है और कोवेलेंट बॉन्ड भी है। तो KCN में बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे NaOH की बात करें, सोडियम मेटल, ठीक है, OH क्या है? हमारी एक नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये डिसोशिएट होगा तो कैसे टूटेगा? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। यहाँ पे क्या है? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में तो था आयनिक बॉन्ड, बट अब अगर हम OH में देखें तो O नॉन मेटल, H नॉन मेटल, नॉन मेटल में कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिमिलरली NaOH में भी हमारे पास एक आयनिक बॉन्ड भी है और एक कोवेलेंट बॉन्ड भी है। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following molecules has ऑल बॉन्ड पेयर रिपल्शंस भी होना चाहिए? कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन का कि ये जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारे तरह के रिपल्शन है? बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन भी है, और लोन पेयर रिपल्शन भी है। तो यहां से डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ जाएगा इन अ मिनट। देखो, हम चाहते हैं कि हमारे पास लोन पेयर रिपल्शन हो। अब NH3 में तो हमें पता है कि एक ही लोन पेयर होता है। जब लोन पेयर ही एक है तो दूसरा लोन पेयर कहां से आएगा रिपल्शन होने के लिए? तो NH3 में तो लोन पेयर रिपल्शन तो नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं PCl5 में। PCl5 के केस में तो कोई लोन पेयर ही नहीं है, तो रिपल्शन कहां से आएगी? ठीक, सिर्फ एक वाटर ही है इन चारों में से जिसमें हमारे पास वी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, दो लोन पेयर होते हैं। तो इसमें क्या होगा? जब दो लोन पेयर होंगे तो ही तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो लोन पेयर रिपल्शन जो हैं इनमें से वाटर में ही होंगे, बिकॉज यही यहाँ पे सोल क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। लोन पेयर रिपल्शन का मतलब इसमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होंगे, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन भी होंगे, वो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। OH और OH दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं, इनमें आपस में रिपल्शन होगा। ठीक है, और ये जो लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर में रिपल्शन, ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर में रिपल्शन, तो इसमें हर तरह के रिपल्शंस होंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सबसे पहली बात, जो एटॉमिक नंबर 11 है होता किसका है? सोडियम का होता है ना एटॉमिक नंबर 11। यहाँ पे सॉरी 17 आना था, दिस इज 17, 7 नहीं है यहाँ पर, दिस इज 17। तो जब 17 किसका एटॉमिक नंबर है? क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे? NaCl बनाएंगे, टेबल सॉल्ट। जो नमक हम खाते हैं दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो इसमें से देखो सेकंड ऑप्शन तो उसने बोल दिया कि वाटर इनसॉल्युबल है, ये सेकंड ऑप्शन तो यहां से साफ साफ ही हमें पता लग रहा है कि गलत है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मॉल्टन स्टेट में। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन 1 जो है कंबाइंड इसका
करेक्ट आंसर है कि वाटर में सॉल्युबल भी है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा मॉल्टन स्टेट में, क्योंकि मॉल्टन स्टेट में ही ये आयंस में ब्रेक होगा, दैट इज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, एंड आयंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय क्लोराइड आयन इन ClO3 नेगेटिव इज. अभी हमने ये बात की कि जब हमारे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है. सबसे पहले हमने देखना है सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है, फिर हमने देखना है उसकी वैलेंसी क्या है, फिर हमने देखना है कि उसके ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है. ठीक, अगर चार्ज है उसको उसकी वैलेंसी में ऐड कर देना है, मतलब हम उसकी उतनी टोटल वैलेंसी सेटिस्फाई करना चाहते हैं. अभी तक मैंने जो बोला उसका मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं. देखो, ClO3 में हमें पता लग गया कि जो क्लोरीन है वो सेंट्रल एलिमेंट है और क्लोरीन का जो वैलेंसी है दैट इज 7. बट इसके बाद भी इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर, कंपाउंड के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है. ठीक, तो इसमें हमने ऐड कर दिया +1, तो ये हो गया टोटल 8. मतलब अब हम यहाँ पे कुछ भी करके क्लोरीन की 8 वैलेंसीज सेटिस्फाई करना चाहते हैं, चाहे हम वो लोन पेयर लगा के करें चाहे बॉन्ड पेयर लगा के करें. तो हर ऑक्सीजन एटम ने यहाँ पे 2 बॉन्ड्स फॉर्म कर लिए, 2 बॉन्ड्स इस ऑक्सीजन के, 2 बॉन्ड्स इस ऑक्सीजन के, 2 बॉन्ड्स इस ऑक्सीजन के. ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी तक क्लोरीन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई हुई. 1 2 3 4 5 6, 6 ही वैलेंसीज अभी तक इसकी सेटिस्फाई हुई हैं. 2 वैलेंसीज इसकी बाकी हैं, उसको हम इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर दिखा सकते हैं. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ दिखा दिए. तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट करते हैं, क्लोरीन के अराउंड 8 होने चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. मतलब हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये तो हमने सही बनाया है. हाइब्रिडाइजेशन बतानी है हमने इसकी. हमें पता है कि जब हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर आता है इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. और टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3. ऑल्सो हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स. तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं 3 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं 1, तो टोटल यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया. और 4 कौन सी हाइब्रिडाइजेशन सेटिस्फाई करती है, sp3, क्योंकि यहाँ पे p के 3 ऑर्बिटल्स, s का 1 ऑर्बिटल, तो टोटल में 4 ऑर्बिटल्स और हमें चाहिए भी कितने थे 4 ऑर्बिटल्स. तो यहाँ पे ClO3 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 11, एक मेटल है जिसने फॉस्फेट बनाया M3PO4 होल ट्वाइस के फॉर्मूले का. अगर वही मेटल सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो किस तरह का हमारे पास सॉल्ट बनाएगा, ये हम अभी देख लेते हैं. सी, जो भी मेटल है हमारे पास वो बना रहा है M3PO4 होल ट्वाइस. ठीक है, क्रिस क्रॉस मेथड से हमें क्या पता लगा कि बनने से पहले ये क्या था, 3PO4 के ऊपर था और 2 M के ऊपर था. मतलब M के ऊपर चार्ज था 2 पॉजिटिव और PO4 के ऊपर चार्ज था 3 नेगेटिव. वी नो कि SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है. M के ऊपर चार्ज है 2 पॉजिटिव, SO4 के ऊपर चार्ज होता है 2 नेगेटिव. तो अब जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, MSO4 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस से तो फॉर्म करेंगे, 2 और 2 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे. ठीक, तो किस तरह के कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे ये, MSO4, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 12, इन सॉलिड आर्गन द एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय. ये जो हमारे पास गैसेस होती हैं इन सब में वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑपरेट करती हैं. तो इसका डायरेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर वॉलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनोल बिकॉज ऑफ. पहले तो हम ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल के स्ट्रक्चर देख लेते हैं. अब सबसे पहले हमने बनाया फिनोल, इसे बोलते हैं हम फिनोल. ये हमें पता है ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन. ऑर्थो पे नाइट्रो लगा दो, लगा दिया हमने, ये हमारा बन गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल. यही अगर हम यहाँ पे फिनोल में पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा दें
तो ये बन गया हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल। ये जो है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो इसका रीज़न क्या है? देखो, अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में देखें तो यहाँ पे हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है कि जब एक मॉलिक्यूल खुद में ही अपने किसी दो ग्रुप्स के साथ या खुद से ही किसी तरीके अपने ही अंदर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो पैरानाइट्रोफिनॉल है उसमें होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या मतलब होता है कि अपने ही जैसे किसी और मॉलिक्यूल के साथ ये बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। नाउ यहां पे बॉन्डिंग कैसे होगी? हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ ही होती है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास NO2 ग्रुप, यहाँ पे है OH ग्रुप। तो OH ग्रुप का H NO2 ग्रुप के O के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर लेता है, और ये हो गई इंट्रामोलिकुलर। जब हम यहाँ पे हम एक और पैरानाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दैट इज बॉन्डिंग बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब क्या है, जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पैरानाइट्रोफिनॉल में, तो उसकी वॉलेटिलिटी ऑब्वियसली कम हो गई। क्यों? क्योंकि अब वो एक तरह से एसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, अकेला एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आगे से आगे उसके मॉलिक्यूल्स लिंक्ड होते जा रहे हैं, मतलब अब वो एक ह्यूज एंटिटी बन चुका है। बट जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है उसमें क्या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो चाहे वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटे चाहे ना टूटे, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हम क्या चाहते थे कि दो मॉलिक्यूल्स में आपस में बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो आपस में तो इसकी किसी के साथ कोई बॉन्डिंग है नहीं, खुद में ही बॉन्डिंग है। अगर यहाँ से हमने एक मॉलिक्यूल एब्स्ट्रैक्ट कर भी लिया तो दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होने वाला। इसीलिए जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो ज्यादा वॉलेटाइल होगा पैरानाइट्रोफिनॉल से। तो इसका क्या रीजन आ गया? आंसर नंबर 4, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 14, प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन अमंग द फॉलोइंग। वी नो कि जो लोन पेयर रिपल्शन है वो सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और मिनिमम रिपल्शन इज इन बॉन्ड पेयर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। So this is it for this video. Next videos में I will bring you more MCQs related to this topic and related to other topics. So stay connected. Thanks for watching.